सो बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं भाई। देखो टॉपिक का नाम आप सभी देख सकते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन और इसकी इंपॉर्टेंट रिलेशंस। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल की बात करूं तो आपने एक मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल को जाते हुए देखा होगा। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन होने के लिए आपको मात्र एक चीज चाहिए, एक इनिशियल वेलोसिटी चाहिए हॉरिजॉन्टल के साथ, और यहां पे एक एक्सेलरेशन एक्ट करनी चाहिए जो कि नॉर्मली हम ग्रेविटेशनल के केस में ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर ग्रेविटी के अलावा कोई और एक्सेलरेशन होगी तब भी जो रास्ता होगा इस पाथ का वो प्रोजेक्टाइल पाथ ही होगा। ये जो केस मैं आप लोगों को बता रहा हूं और जो रिलेशन बताऊंगा वो प्रोजेक्टाइल ऑन अ लेवल्ड सरफेस है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल ऑन अ लेवल्ड सरफेस है, मतलब जहां से आपने प्रोजेक्ट किया उसी सरफेस पे उसी पर्टिकुलर हाइट पे ऑब्जेक्ट आके लैंड किया। मतलब ये नहीं कि आपने यहां से प्रोजेक्ट किया और वो लैंड यहां कर रहा है, या आपने यहां से प्रोजेक्ट किया और वो लैंड यहां कर रहा है। ऐसा नहीं होता। जिस पर्टिकुलर प्लेन, जिस पर्टिकुलर सरफेस पे, जिस पर्टिकुलर हाइट से आप प्रोजेक्ट करते हो, फाइनल लैंडिंग भी उसी हाइट पे होती है। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन अ लेवल्ड सरफेस और उसी के इंपॉर्टेंट रिलेशन। Hello everyone, I welcome all of you to this very beautiful platform of Infinity Learn Need by श्री चैतन्य। सो बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं भाई। देखो टॉपिक का नाम आप सभी देख सकते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन और इसकी इंपॉर्टेंट रिलेशंस। अब क्या बस रिलेशंस हैं? नहीं जी, रिलेशंस के साथ साथ कुछ ऐसे दिमाग घुमाने वाले सवाल हैं जिनको सॉल्व करके मजा ही आ जाएगा, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि आपके फिंगर टिप्स पे हमेशा होनी चाहिए वो सारी यहां पर है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन हमें जिस तरीके के सवाल आते हैं, जिस पैटर्न में सवाल आते हैं और जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस हमें हमेशा याद होनी चाहिए, उन सब के बारे में ये सेशन है। सो इसको प्लीज देख लेना ताकि प्रोजेक्टाइल मोशन से कोई भी दिक्कत में आप ना फंसो। ठीक है, तो आप फटाफट से शुरू करते हैं इस प्यारे से बढ़िया से सेशन को, जहां पे शुरुआत तो हमेशा एक ऐसे सवाल से होती है जो कि आपको सॉल्व करना रहता है, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। करेक्ट आंसर को मैं लाइक करूंगा अपने पर्सनल अकाउंट से। सो क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप। इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी, यहां पे इसकी वेलोसिटी का वेक्टर दे दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप। पूछ रहे हैं जब बी पे लैंड करेगा तब वेलोसिटी कितनी होगी। तो बहुत ही सरल सा सवाल है, इसको आप आराम से बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करना। जितने बच्चों को ये सॉल्व हो जाए बहुत अच्छी बात है, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छा है। जिनको ना हो पाए सेशन देखो, सेशन देखने के साथ ही आपको ये पूरा का पूरा केस बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं और जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअल में होता क्या है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल की बात करूं तो आपने एक मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल को जाते हुए देखा होगा। साथ ही साथ आपने क्रिकेट शॉट में एक सिक्सर को देखा होगा कि उसका मोशन कैसा रहता है। एक फुटबॉल किक देखिए, जब फुटबॉल किक लगाता है लियोनेल मेसी या रोनाल्डो, तो उसका जो पाथ रहता है, ये सब क्या है? ये सब एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक मोशन इन 2 डायमेंशन का बहुत ही सैंपल सा केस है, जहां पे आप प्रोवाइड करते हो एक इनिशियल वेलोसिटी एक पर्टिकुलर एंगल के साथ हॉरिजॉन्टल पे, और साथ ही साथ बाकी जो काम रहता है वो करती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन होने के लिए आपको मात्र एक चीज चाहिए, एक इनिशियल वेलोसिटी चाहिए हॉरिजॉन्टल के साथ, और यहां पे एक एक्सेलरेशन एक्ट करनी चाहिए जो कि नॉर्मली हम ग्रेविटेशनल के केस में ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर ग्रेविटी के अलावा कोई और एक्सेलरेशन होगी तब भी जो रास्ता होगा इस पाथ का वो प्रोजेक्टाइल पाथ ही होगा। और ये बेसिकली कैसा पाथ होता है? ये जो रास्ता होता है ये पैराबोलिक होता है। ये रास्ता यहां पे पैराबोलिक पाथ होता है। अब भी जस्ट आपको रिलेशन में पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन है एक पैराबोला को क्या करती है, तो ये बेसिकली एक आपका पैराबोलिक पाथ होता है। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस में हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जाननी है, जैसे कि सबसे पहले तो इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, कितनी देर में यहां से यहां गिरेगा। अच्छा, एक और चीज यहां पे गौर करने वाली बात है, ये जो केस मैं आप लोगों को बता रहा हूं और जो रिलेशन बताऊंगा वो प्रोजेक्टाइल ऑन अ लेवल्ड सरफेस है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल ऑन अ लेवल्ड सरफेस है, मतलब जहां से आपने प्रोजेक्ट किया उसी सरफेस पे उसी पर्टिकुलर हाइट पे ऑब्जेक्ट आके लैंड किया। मतलब ये नहीं कि आपने यहां से प्रोजेक्ट किया और वो लैंड यहां कर रहा है, या आपने यहां से प्रोजेक्ट किया और वो लैंड यहां कर रहा है। ऐसा नहीं होता। जिस पर्टिकुलर प्लेन, जिस पर्टिकुलर सरफेस पे, जिस पर्टिकुलर हाइट से आप प्रोजेक्ट करते हो, फाइनल लैंडिंग भी उसी हाइट पे होती है। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन अ लेवल्ड सरफेस और उसी के इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो क्या है सर रिलेशन, आओ देखते हैं। तो सबसे पहला रिलेशन जो है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट का, जो कि होता है 2 टाइम्स uy अपॉन g। अब uy क्या है सर? तो देखो आओ uy समझते हैं। बोला क्या था मैंने कि एक इनिशियल वेलोसिटी दी हॉरिजॉन्टल के साथ एक थीटा एंगल बना के। अब इस इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे,
बिल्कुल सर, दो कंपोनेंट होंगे, दो बच्चे होंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप देख रहे हो इसे यूएक्स कहा जाता है, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट देख रहे हो उसे यूवाई कहा जाता है। समझ रहे हो बात को? अब ये यूएक्स और यूवाई की वैल्यू कितनी है इनको लिख लेते हैं। तो यहां पे एंगल थीटा है तो यूएक्स हो जाता है यू कॉस थीटा और यूवाई हो जाता है यू साइन थीटा। बहुत बार आपको एंगल ना देख के कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि आप लोग बहुत से बच्चे एंगल के टर्म्स में से यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा समझते। भाई मैं यहां पे आपको वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के टर्म्स में रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम पीरियड की वैल्यू बता रहा हूं। सो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जी, या इसको एक्सेलरेशन को भी वर्टिकल कंपोनेंट ले सकते हो, मतलब इसको तुम एक्सेलरेशन अलोंग वाई कंपोनेंट भी ले सकते हो जहां पे जी। तो ये हो गया भाई एनालिसिस, और इससे हमें क्या पता चल गया सर? इससे हमें पता चल गया कितने समय में प्रोजेक्टाइल यहां से चालू होगा और यहां पे खत्म होगा। दूसरी बात करूंगा अगर मैं मैक्सिमम हाइट की, तो मैक्सिमम हाइट कितना होता है? मैक्सिमम हाइट होता है आपका जो भी वर्टिकल कंपोनेंट है उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग वाई, मतलब यू वाई स्क्वायर अपॉन जी। तो यू वाई की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, यहां पे 2u साइन थीटा बाय जी। आगे बढ़े और रेंज की बात करें तो रेंज हो जाता है 2 इंटू ux इंटू यूवाई डिवाइडेड बाय जी, और ux की जगह रख दो u cos थीटा, uy की जगह रख दो u sin थीटा, आ जाएगा रिलेशन 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय जी, जहां पे 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा लिख लो। आ गया आपका रिलेशन प्यारा सा रेंज का, जो कि है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। अब इस रिलेशन से भी एक बहुत बढ़िया सी चीजें निकलती हैं। पहली चीज जो निकलती है वो तो यहां से 2 कंक्लूजन बड़े मजेदार से निकलते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन जो निकलता है वो निकलता है मैक्सिमम रेंज का, वो निकलता है मैक्सिमम रेंज का, कि मैक्सिमम रेंज कब होगी? मैक्सिमम रेंज होगी जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है। तो पहला कंक्लूजन तो ये निकलता है। दूसरा कंक्लूजन क्या निकलता है सर? दूसरा कंक्लूजन ये निकलता है कि रेंज विल बी सेम, रेंज विल बी सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसका मतलब समझ रहे हो आप? मतलब कि अगर मेरे पास 2 प्रोजेक्टाइल हैं, एक प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहां पे हो गया 30 डिग्री, दूसरे का हो गया 60 डिग्री, दोनों की रेंज सेम होगी। मतलब थीटा इक्वल्स टू 60 और 30, दोनों पे साइन टू थीटा सेम आता है। इनिशियल वेलोसिटी अगर सेम रख दी तो रेंज सेम आएगा। अगर दोनों की 15 और 75 है, 15 और 75 है, तो सेम होगी? हाँ बिल्कुल सेम होगी। अगर एक की 41 और दूसरे की 49 है तो भी सेम होगी। मतलब आपके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए, दोनों थीटा 90 के बराबर होने चाहिए, तो आपका साइन टू थीटा सेम आ जाता है, जिससे हम ये बोलते हैं कि रेंज भी सेम आता है। तो ये दोनों ही कंक्लूजन काफी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। फिर आगे बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन पे, काफी बार सवाल आया है एग्जाम में, जो कि है आर और एच का रिलेशन। आर और एच का रिलेशन, तो आर का रिलेशन हमारे पास ये रहा, यू स्क्वायर या 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। एच का रिलेशन भी हमारे पास है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आप सिंपली ये करो, आर बाय एच निकाल दो, आप सिंपली आर बाय एच निकाल दो। आप देखोगे फाइनल आंसर जो आएगा आर बाय एच का वो आ जाएगा 4 अपॉन tan थीटा। कितना आ जाएगा? 4 अपॉन tan थीटा। तो यहां से एक रिलेशन हम ये भी याद रखेंगे कि r इंटू tan थीटा की वैल्यू 4h के बराबर है। एक और बढ़िया सी रिलेशन होती है जो कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की होती है, कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये बेसिकली क्या कहलाती है? दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब गौर करोगे अगर आप, तो ये बेसिकली एक y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, मतलब y की डिग्री 1 है, x की 2 है। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का डिनोट करता है, x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस वाई नॉट वाला। ये एक स्टैंडर्ड ग्राफ होता है किसका? ये एक स्टैंडर्ड ग्राफ होता है एक पैराबोला का, और यहां पे एक नेगेटिव वैल्यू भी है। मतलब ये जो कर्व है, ये देखो आप, ये इसी की तरह रिसेंबल कर रहा है, y की डिग्री 1 है, x की डिग्री 2 है। तो ये एक पैराबोला को डिनोट करता है, ये एक पैराबोला को डिनोट करता है। और पैराबोला किस तरीके का होना चाहिए? भाई पैराबोला इस तरीके का होना चाहिए, पैराबोला इस तरीके का होना चाहिए। तो ऐसे ही तो आता है हमारा। तो इस इक्वेशन में आपको ज्यादा इंटर करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा जेई लेवल हो गया कि किस तरीके से एक स्टैंडर्ड पैराबोला को आप डिफाइन करते हो इस तरीके का। बट आप ये समझो कि यहाँ पे कि ये जो आप रिलेशन देख रहे हो, ये जो आप रिलेशन देख रहे हो किसको डिनोट कर रहा है? भाई ये डिनोट कर रहा है एक पैराबोला का। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको रब कर देता हूं। आप किसको डिनोट कर रहे हैं? पैराबोला का, इस टाइप के पैराबोला का। समझ में आया? तो ये कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिन्हें हम कतई भूल नहीं सकते। और अब अगर ये चीजें पता हो चुकी हैं, एक इसमें एलिमेंट में और ऐड करना चाहूंगा कि जो प्रोजेक्टाइल होता है,
जो प्रोजेक्टाइल होता है आप देख सकते हो इसमें एक्सेलरेशन कहां एक्ट कर रही है, इसमें एक्सेलरेशन तो सर बस एक ही है एक्सेलरेशन जो कि है g, देयर इज ओनली वन एक्सेलरेशन दैट इज g। तो x एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन है नहीं सर, तो x एक्सेलरेशन कोई भी नहीं है, तो यहां पे एक और पॉइंटर लगाऊंगा दैट ux throughout the projectile motion remains constant। ये भी चीज आप याद रखना, क्योंकि भाई कोई एक्सेलरेशन अलोंग x है ही नहीं, देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग x, एक ही एक्सेलरेशन है वो भी g डाउनवर्ड, तो इसको चेंज करने वाला कोई एक्सेलरेशन ही तो होगा। तो x की अलोंग जो वेलोसिटी रहती किसी भी पॉइंट पे देखो, यहां देखो तो भी उतनी, यहां देखो तो भी इतनी, टॉप हाइट पे देखो तो भी इतनी, इधर देखोगे तो भी इतनी, हर जगह बस एक ही वैल्यू है जो कि है u cos थीटा, बिल्कुल वेरी नहीं करेगी। तो सर आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल लगाते हैं। तो आ गया सबसे पहला सवाल, अब देखो AIPMT 2012 का क्वेश्चन और आ गया इस रिलेशन पे पूछ रहा हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, दोनों चीजें इक्वल है, बताओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितना होगा। ये रिलेशन याद है, r इंटू tan थीटा इक्वल्स टू 4h, भाई r इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 4h आ रहा है। अब r और h बराबर हैं, तो इसको कैंसिल कर दो, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 4। जिनको रिलेशन आता था उन्होंने विद इन 20-25 सेकेंड्स आंसर निकाल देते और फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जिनको रिलेशन नहीं आता तो वो यहां पे कंफ्यूज होते हैं। तो ये इसीलिए बोल रहा हूं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिन पे डायरेक्ट सवाल आते और आपको रिलेशन याद होने चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को सॉल्व करते हैं। थोड़ा अच्छा सवाल पूछा ही जा रहा है, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से छोड़ा गया, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 45 डिग्री। मतलब क्वेश्चन ये है कि यहां से आपने 100 मीटर पर सेकेंड, ये रहा 100 मीटर पर सेकेंड, इससे आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, उसका रास्ता कुछ इस तरीके का होगा, बिल्कुल डेफिनेटली सर, ये रहा रास्ता, ठीक है। थोड़ा सा लाइन टेढ़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं, इसको सीधी कर देते हैं, ठीक, ये हो गया। अब ये पूछा जा रहा है कि भाई एक बात बताओ, इनिशियली ये जो एंगल बना रहा है वो कितना है, 60 डिग्री। ये बताओ फाइंड द टाइम आफ्टर विच द इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री। तो मान लेते हैं जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इसकी वेलोसिटी कुछ यहाँ है, इसकी वेलोसिटी v हो गई, तब ये जो एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, तब बना रहा है 45 का, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी सर, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई, यहां जो वेलोसिटी होगी वो v cos 45 और यहां जो वेलोसिटी होगी वो v sin 45, ठीक है सर। यहां पे भी बता सकते हो क्या, बिल्कुल बता सकता हूं सर। यहां पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो होगी 100 cos 60 और यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 100 sin 60, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। अब अभी जस्ट मैंने पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, एक ही एक्सेलरेशन है जो कि है g, तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं है, तो v cos 45 तो 100 cos 60 के बराबर होगा ना, तो v cos 45 100 cos 60 के तो बराबर होगा। पहली चीज तो हम यही लिख लेते। अब इससे हमें कुछ पता चल सकता है कि हाँ v की वैल्यू पता चल रही है, कितनी आ रही है, v cos 45 की वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू cos 60 जो कि हो जाएगा 1/2 जो कि है 50। अब यहां से मैं v नहीं निकाल रहा, v cos 45 निकाल रहा हूं। ऐसा क्यों सर, क्योंकि v cos 45 जो होगा वो v sin 45 के ही तो बराबर होगा। भाई sin 45 cos 45 कितना होता है 1/√2, तो तुमने v cos 45 निकाल दिया, ये अल्टीमेटली तुम्हें किसकी वैल्यू देगा, यानी v sin 45 जो है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ओके, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है सर, sin 45 भी तो cos 45 है। क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाते हैं, ऐसे उन्हें पता है कि आपके पास समय की कमी है, आप यहाँ पे अपना अननेसेसरी टाइम वेस्ट करोगे। अगर v की वैल्यू निकालोगे cos 45 1/√2, √2 इधर मल्टीप्लाई करोगे 50√2, फिर v sin 45 में 50√2/√2 करोगे, फाइनली 50 आना है। थोड़ा दिमाग लगाओ, अपने आप आंसर आएगा। अब क्या पूछ रहा है भाई, समय बता दो कितने टाइम में यहां से यहां पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए मैं वर्टिकल मोशन को ले लेता हूं, मेरा uy कितना हो जाएगा, यहां पे देखो मेरा uy कितना है, uy है मेरा 100 sin 60, vy
वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है एक टाइम टी के बाद? सर वो तो हो गई 50, वो तो हो गई मेरी कितनी, जो कि थी मेरी v sin of 45, और जो हो गई मेरी 50 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन है, हाँ सर वो तो है माइनस g, जो कि हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल बिल्कुल। अब टाइम बता सकते हो इनको यूज करके? डेफिनेटली सर, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 यूज करना है और सब वर्टिकल के लॉन्ग यूज करना है। ठीक है, ये आ गया 50 इज इक्वल टू 100 साइन 60। 100 साइन 60 की वैल्यू कितनी भाई? 100 साइन 60 हो जाएगा आपका 100 इंटू √3/2 प्लस एक्सेलरेशन कितना सर? वो तो हो जाएगा -10 इंटू टी। खत्म, ये 50 से जाएगा, ये 10t इधर आ जाएगा। सो फाइनल आंसर कितना आएगा? 10t इज इक्वल टू 50 √3 - 1, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम की वैल्यू आ गई सर 5 √3 - 1। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। आई थिंक सबको समझ में आया। तो इस तरीके से देखो कितने बढ़िया अंदाज में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। काफी अच्छा क्वेश्चन था। यहां पे आपसे ये भी पूछ सकते, इतना लंबा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फायदा ये है कि तुमसे पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी बता दो, तो इस लाइन से आंसर आ जाता। ठीक है, तुमसे ये पूछ सकता है वर्टिकल वेलोसिटी देखी कि अब टाइम बता दो, तो तुम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को लगा के आंसर निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन जो था वो 2 से 3 कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एंटरटेन कर रहा था और तरीके बता रहा था कि किस तरीके से तुम आंसर निकाल सकते हो, और वो तरीके ही आपको सीखने हैं, तभी प्रोजेक्टाइल पे अच्छी खासी पकड़ होगी। एक और सवाल करते हैं, बढ़िया से एकदम नीट के अंदाज का सवाल है ये, कि यहाँ पे दिया हुआ है भाई कि 2 प्रोजेक्टाइल है थ्रोन एट एन एंगल 49 एंड 42 डिग्री एंड व्हिच वन हैज मैक्सिमम रेंज। बताओ जरा किसमें मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज किसमें आएगी? आओ सर देखते देखते। बिल्कुल, अब रेंज का सर जो फॉर्मूला होता है वो होता है u² sin of 2θ/g, ये होता है। ठीक है सर, फॉर्मूले से अंदाज आएगा क्या? देखो, अगर मैथ्स अच्छी है तो फॉर्मूले से अंदाज आ जाएगा, अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो फॉर्मूले से अंदाज आ जाएगा कि किसमें ज्यादा होगा, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम लोगों को एक बढ़िया सी अप्रोच बताता हूं। बढ़िया सी अप्रोच ये है कि एक प्रोजेक्टाइल पहले तो बनाओ। ये हो गया मेरा प्रोजेक्टाइल। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल ये मत बनाओ, रुको। प्रोजेक्टाइल आप क्या करो, एक पहले तो लेवल्ड सरफेस बनाओ। एक लेवल्ड सरफेस बना दिया, ये रहा मेरा लेवल्ड सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्टाइल लूंगा, अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्टाइल लूंगा। ठीक है, एक ले लूंगा मैं इधर, एक ले लूंगा मैं इधर, एक ले लूंगा मैं इधर, एक ले लूंगा मैं इधर। ठीक है, सबको अलग कलर से बनाते हैं, सबको अलग कलर से बनाते हैं। सबसे छोटा वाला ये रहा, और इसका रास्ता कुछ ये जाएगा, मतलब ये यहां से ऐसे निकलेगा और ये फाइनली यहां पे लैंड कर जाएगा। इस एंगल को मैं मान लेता हूं 10 डिग्री। ठीक, इस एंगल को मैं क्या मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं मैं आपका 30 डिग्री, इसको मान लेता हूं मैं 30 डिग्री। ये 10 है, ये मान लेता हूं मैं 30 डिग्री। ठीक है, इसको कितना माना मैंने? 30 डिग्री। इसका रास्ता कुछ इधर जाएगा। ठीक, ये 30 डिग्री का एंगल। फिर ये मान लेता हूं मैं आपका 60 डिग्री। क्या मान लेता हूं भाई? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री को गौर करोगे तो 60 डिग्री कुछ इस तरीके का आ रहा है। ठीक, और ये लास्ट वाला एंगल मान लेता हूं 80 डिग्री। तो 80 डिग्री का जो रास्ता है, 80 डिग्री का रास्ता कौन सा कलर बच गया? ये बच गया। 80 डिग्री का जो रास्ता है वो कुछ इस तरीके का जाएगा और यहाँ पे ऐसा जा रहा है। तो गौर करने वाली बात ये है कि भाई ये वाला जो एंगल था, ये वाला जो एंगल था, ये था मेरा 80 डिग्री। ठीक है, ये जो उसके बाद एंगल था रेड कलर वाला, वो कितना था सर? ये रेड कलर वाला जो था ये था 60 डिग्री। उसके पहले क्या था? उसके पहले जो था सर ग्रीन कलर से, वो था 30 डिग्री। ये था मेरा 30 डिग्री। तो 10, 30, 60 और 80। ठीक, जो 10 और 80 का है वो तो सेम आ रहा है, 30 और 60 का तो सेम आ रहा है। सर ये तो आपने पहले ही बता दिया, रेंज सेम ही आएगी। गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब थीटा 0 से 45 की तरफ जाता है, 0 से 45 की तरफ जाता है तो रेंज की वैल्यू बढ़ती है, और जब थीटा 45 से 90 की तरफ जाता है तो रेंज की वैल्यू घटती है। तो मैक्सिमम कहां होती है? आर मैक्स होता है, आर मैक्स व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब इनमें एक बेसिकली एंगल होगा 45, एक एंगल होगा 45, 60 और 30 के बीच में, जिसके लिए मैक्सिमम रेंज आएगी यहां पे। समझ रहे हो बात को? मतलब मेन गेम ये है, ये जो आप एंगल देख रहे हो ये 45 डिग्री। तो मेन गेम ये है कि मैक्सिमम रेंज के लिए मुझे 45 के पास रहना है। अब जो सबसे ज्यादा 45 के पास रहेगा उसकी रेंज मैक्सिमम रहेगी। समझ रहे हो? जो 45 के सबसे ज्यादा पास रहेगा उसकी रेंज मैक्सिमम रहेगी। तो यहां पे एक नोट लगा के कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हो, द मोर क्लोज यू आर
to theta is equal to 45 degree, the higher is going to be the value of range. The higher is the value of range. तो क्या मेरा सवाल इससे पता चलेगा? हाँ बिल्कुल, एक 49 है, एक 42 है, ज्यादा पास कौन है सर? सर ये 45 से 4 डिग्री ज्यादा है, ये 3 डिग्री कम है, तो ज्यादा पास कौन सा है? 42। तो मैक्सिमम रेंज किस में आएगी भाई? आर जो आएगा 42 डिग्री में वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 49 डिग्री। सो करेक्ट आंसर क्या है? 42 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज आएगी, 42 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज आएगी। समझ में आया? तो आपको मेन गेम यहां पे क्या रखना है? रेंज मैक्सिमम करने के लिए 45 के सबसे करीब रहो, तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, सो आई सपोज ये पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको काफी अच्छा इंसाइट मिला और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आप हमेशा याद रखोगे प्रोजेक्टाइल के लिए, ताकि उसके सारे सवालों को आप सॉल्व कर सको। तो इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे अब क्लोज करेंगे। आई सपोज आपको बढ़िया मजा आया होगा इस सेशन में, और कमेंट में आंसर बताना जो भी करेक्ट आंसर है। ऐसे ही बढ़िया कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और आगे जाके कोई भी आपकी सजेशन, कोई भी आपकी क्वेरी या कोई भी रिक्वायरमेंट है, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, दे आर ड्यूली बीइंग रेड, जिससे कि मैं भी अपने आप को इंप्रूव कर सकूं और साथ ही साथ आपके फायदे की चीजें भी ला सके। सो इसी के साथ विल क्लोज द सेशन। थैंक यू फॉर अटेंडिंग इट। बाय बाय।